हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम मार्केट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। लीजिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि मार्केट यानी बाज़ार किसे कहते हैं। बाज़ार वह स्थान होता है जहां पर वस्तुओं, सेवाओं या साधनों का क्रय और विक्रय किया जाता है। या हम कह सकते हैं कि बाज़ार वह स्थिति है जिसमें खरीदने वालों और बेचने वालों के मध्य निकट का संबंध पाया जाता है। लीजिए, अब हम बाज़ारों के विभिन्न प्रकार के बारे में यानी बाज़ारों की वर्गीकरण के बारे में पढ़ते हैं। बाज़ार को विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया गया है या कहें कि बांटा गया है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्षेत्र के आधार पर बाज़ारों का वर्गीकरण। क्षेत्र के आधार पर बाज़ार को 3 भागों में विभक्त किया जाता है, जिसमें सबसे पहला प्रकार है स्थानीय बाज़ार। स्थानीय बाज़ार से हमारा अभिप्राय किसी स्थान विशेष पर पाए जाने वाले बाज़ार से होता है। जैसे कि यदि हम सीकर या जयपुर की बात करें तो जयपुर या सीकर में जो बाज़ार पाया जा रहा है, जहां पर हम वस्तुओं का क्रय विक्रय कर रहे हैं, यह बाज़ार स्थानीय बाज़ार की श्रेणी में रखा जाता है। इसके पश्चात आता है राष्ट्रीय बाज़ार। राष्ट्रीय बाज़ार से हमारा अभिप्राय एक राष्ट्र की सीमा में स्थित विभिन्न राज्यों के मध्य किए जाने वाले व्यापार या क्रय विक्रय से होता है। इसके पश्चात आता है अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार। अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार से हमारा अभिप्राय है कि जब एक से अधिक राष्ट्रों के मध्य आपसी लेन देन या व्यापारिक क्रियाएं प्रतिपादित या संपादित की जाती हैं, तो वह बाज़ार अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार कहलाता है। इसके पश्चात हम पढ़ते हैं समय के आधार पर बाज़ारों का वर्गीकरण। समय के आधार पर बाज़ार को 3 भागों में विभक्त किया गया है, जिसमें सबसे पहला बाज़ार है अति अल्पकालीन बाज़ार। अति अल्पकाल वह अवधि होती है जिसमें पूर्ति स्थिर होती है और कीमत का निर्धारण केवल मांग के आधार पर होता है। जैसा कि आपको इस रेखा चित्र में दिखाई दे रहा है, इस रेखा चित्र में सप्लाई कर्व वर्टिकल है, यानी ओ वाई एक्सिस के समानांतर है, उदग्र है, जबकि डिमांड को परिवर्तित करके भी प्रदर्शित किया गया है। प्रारंभिक मांग वक्र डी डी और परिवर्तित मांग वक्र डी डैश है। कहने का अभिप्राय ये है कि अति अल्पकालीन बाजार में कीमतों में होने वाले परिवर्तन पर केवल मांग में होने वाले परिवर्तन का प्रभाव पड़ता है, यानी कीमत में कमी या वृद्धि केवल मांग के कारण ही उत्पन्न होती है। इसके पश्चात आता है अल्पकालीन बाजार। अल्पकाल वह अवधि है जिसमें कुछ साधन बढ़ाए जा सकते हैं और संयंत्र का आधार स्थिर होता है। नई फर्में बाजार में प्रवेश नहीं कर सकती हैं। अति अल्पकाल या अल्पकाल में पूर्ति वक्र धनात्मक ढाल लिए हुए होता है। अल्पकालीन पूर्ति वक्र नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता हुआ होता है और मांग वक्र ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। यहाँ इस रेखा चित्र में आपको दिखाई दे रहा है कि मांग और पूर्ति वक्र जिस स्थान पर एक दूसरे को काटते हैं, ठीक उसी स्थान पर साम्य कीमत और साम्य मात्रा का निर्धारण किया जाता है। अब हम पढ़ते हैं दीर्घकालीन बाजार के बारे में। दीर्घकालीन बाजार वह बाजार है या दीर्घकाल वह अवधि है जिसमें संयंत्र का आकार अर्थात पैमाना बढ़ाया जा सकता है और इस स्थिति में बाजार में नई फर्मों का प्रवेश भी हो सकता है। जैसा कि इस रेखा चित्र में आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ वस्तु की मांग और पूर्ति दोनों में परिवर्तन दिखाई दे रहा है, अर्थात दीर्घकालीन समय में कीमत में होने वाला परिवर्तन मांग और पूर्ति दोनों के द्वारा प्रभावित होता है। यदि हम दीर्घकालीन पूर्ति वक्र की बात करें तो रेखा चित्र में आपको दिखाई दे रहा है कि यदि कोई उद्योग वर्तमान लागत में उत्पादन का कार्य संपादित कर रहा है तो ऐसे उद्योग में पूर्ति वक्र नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता हुआ होता है। स्थिर लागत वाले उद्योग में यह ओ एक्स एक्सिस के पैरेलल यानी समानांतर होता है और ह्रासमान लागत वाले उद्योग में पूर्ति वक्र ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। तो ये था समय के आधार पर बाजार का वर्गीकरण। अब हम पढ़ते हैं मुद्रा की शुद्धता के आधार पर बाजार का वर्गीकरण। इसे 2 भागों में विभक्त किया गया है। पहला है सामान्य बाजार, दूसरा है काला बाजार।
पहले हम सामान्य बाजार के बारे में पढ़ते हैं। सामान्य बाजार वह बाजार कहलाता है जिसमें वस्तु की मांग और पूर्ति की पारस्परिक प्रतिक्रिया के द्वारा निर्धारित कीमतों पर ही वस्तुओं को बेचा और खरीदा जाता है, और इस बाजार में जो भी व्यापारिक क्रियाएं संपादित की जाती हैं वह लीगल तरीके से की जाती हैं। इसके पश्चात आता है काला बाजार। काला बाजार से हमारा अभिप्राय यह है कि यह बाजार की या कहीं व्यापार की वह स्थिति है जिसमें डिमांड जो है वह सप्लाई से ज़्यादा हो जाती है, और इस चीज़ का फ़ायदा उठा करके व्यापारी वर्ग वस्तु की कृत्रिम कमी प्रदर्शित करके वस्तु को उसकी निर्धारित कीमत से कहीं ज़्यादा ऊंची कीमतों पर विक्रय करते हैं। जैसा कि वर्तमान समय में हमें दिखाई दे रहा है कि इस कोरोना काल में, जबकि कोरोना का सेकंड फेज चल रहा है और प्रतिदिन अत्यधिक संख्या में मरीज हमारे सामने आ रहे हैं, और इस समय पर पेशेंट्स को ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शंस की बहुत अधिक आवश्यकता है, लेकिन मार्केट में कुछ इस तरह के एलिमेंट हैं जो कि इन दोनों वस्तुओं की काला बाजारी करने में लगे हुए हैं। तो इस तरह काला बाजार वह बाजार है जहां पर इल्लीगल तरीके से वस्तुओं का क्रय और विक्रय किया जाता है। इसके पश्चात आता है उत्पादन और साधन के आधार पर बाजार। सबसे पहले हम पढ़ते हैं उत्पादन बाजार के बारे में। उत्पादन बाजार वह बाजार होता है जिसमें इंडस्ट्री में निर्मित वस्तुओं का क्रय और विक्रय किया जाता है, जबकि साधन बाजार वह बाजार होता है जिसमें उत्पादन के साधनों का क्रय और विक्रय किया जाता है। इसके पश्चात हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता के आधार पर बाजार का वर्गीकरण। इसमें सबसे पहले स्वतंत्र बाजार के बारे में हम पढ़ते हैं। स्वतंत्र बाजार वह बाजार है जिसमें व्यापारिक क्रियाओं पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं पाया जाता है, या कह सकते हैं कि स्वतंत्र रूप से व्यापारिक क्रियाएं संपादित की जाती हैं। जबकि परतंत्र बाजार वह बाजार होता है जिसमें व्यापारिक क्रिया में सम्मिलित वस्तुओं पर कुछ प्रकार के प्रतिबंध पाए जाते हैं, तो वह परतंत्र बाजार कहलाता है। अब हम पढ़ेंगे प्रतियोगिता के आधार पर बाजार का वर्गीकरण। प्रतियोगिता के आधार पर बाजार को विभिन्न भागों में विभक्त किया जाता है, जैसे पूर्ण प्रतियोगिता, अपूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता, शुद्ध अल्पाधिकार, विभेदीकृत अल्पाधिकार और एकाधिकार। लीजिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के बारे में। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह दशा होती है जिसमें कुछ विशिष्ट विशेषताएं पाई जाती हैं। इसे हम दो भागों में विभक्त करके अध्ययन करेंगे, विशुद्ध प्रतियोगिता एवं पूर्ण प्रतियोगिता। विशुद्ध प्रतियोगिता बाजार में निम्न विशेषताएं पाई जाती हैं, जिनमें सबसे पहली है अनेक क्रेता एवं अनेक विक्रेता। अर्थात पूर्ण प्रतियोगिता बाजार वह बाजार है जिसमें क्रेताओं की संख्या असंख्य होती है, इसी प्रकार विक्रेता भी असंख्य पाए जाते हैं। नेक्स्ट, समरूप वस्तुएं। अर्थात पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में जिस वस्तु का उत्पादन और विक्रय किया जाता है वे वस्तुएं आपस में समरूप होती हैं। ये समरूपता क्वालिटी, कलर, गुण, डिज़ाइन इत्यादि के संबंध में होती हैं। इस बाजार में फर्मों का प्रवेश और बहिर्गमन स्वतंत्र होता है, और इसी विशेषता के कारण पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कोई भी फर्म दीर्घकाल में केवल सामान्य लाभ ही अर्जित कर पाती है, क्योंकि अल्पकालीन समय में यदि किसी फर्म को अतिरिक्त लाभों की प्राप्ति होती है तो नई फर्में उद्योग में प्रवेश करना शुरू कर देती हैं, और उनके ऐसा करने से उद्योग में वस्तु की पूर्ति में वृद्धि हो जाती है, और जो अतिरिक्त लाभ प्राप्त हो रहे थे वो धीरे धीरे करके घटने शुरू हो जाते हैं। यदि फिर भी फर्मों का प्रवेश जारी रहता है तो ये अतिरिक्त लाभ घटकर धीरे धीरे सामान्य लाभ की स्थिति में आ जाते हैं, और इसके पश्चात भी यदि फर्में प्रवेश करती रहती हैं तो फर्म की स्थिति सामान्य लाभ से नीचे हानि की स्थिति में पहुंच जाती हैं। जब फर्म को हानि प्राप्त होना शुरू हो जाता है तो हानि प्राप्त होते हुए देख करके दूसरी फर्में उद्योग को छोड़ करके बहिर्गमन करना शुरू कर देती हैं, और पुनः फर्म जो है वह सामान्य लाभ की स्थिति को प्राप्त कर लेती है। तो इस प्रकार
हमने देखा कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में एक उद्योग में फर्मों का प्रवेश और बहिर्गमन स्वतंत्र होता है। फर्म का उद्देश्य अपने लाभों को अधिकतम करना होता है, यानी प्रत्येक फर्म अपने लाभों को अधिकतम करना चाहती है। इस बाजार में सरकारी हस्तक्षेप का अभाव पाया जाता है और साथ ही साथ परिवहन लागतों की अनुपस्थिति पाई जाती है। अर्थात ये मान्यता रखी जाती है कि जो वस्तुएं उत्पादित की गई हैं उनको बाजार तक पहुंचाने में किसी भी प्रकार की परिवहन लागतों का व्यय या कहें कि परिवहन लागतें नहीं पाई जाती हैं। अब दो विशेषताएं ऐसी हैं जो इसे पूर्ण प्रतियोगिता का रूप देती है, जिसमें पहली है बाजार का पूर्ण ज्ञान। इसका अभिप्राय ये है कि बाजार में जो क्रेता और विक्रेता हैं उन दोनों को बाजार की दशाओं का पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त होना जरूरी है। अर्थात बाजार में जो वस्तु खरीदी और बेची जा रही है उसकी एक्चुअल प्राइस क्या है और क्वालिटी और प्राइस के आधार पर ग्राहक को यानी क्रेता को या विक्रेता को किसी भी प्रकार से ठगा नहीं जा सके। इसलिए क्रेता और विक्रेता दोनों को बाजार की दशाओं का पूर्ण ज्ञान होना जरूरी है। इसी प्रकार उत्पादन के साधनों में पूर्ण रूप से गतिशीलता पाई जाती है। इस विशेषता या इस मान्यता का अभिप्राय ये है कि जहाँ पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है वहाँ पूर्ण रोजगार की स्थिति भी विद्यमान होती है, क्योंकि यदि कोई साधन बेरोजगार होता है तो वह स्थान परिवर्तित करके दूसरे स्थान पर जहाँ पर उसे रोजगार की उपलब्धता होती है वहाँ जा कर के रोजगार प्राप्त कर लेता है और बेरोजगारी का समापन हो जाता है। लीजिए अब हम पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कीमत के निर्धारण के बारे में पढ़ते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कीमत निर्धारण का कार्य उद्योग के द्वारा किया जाता है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में बहुत सारी फर्में पाई जाती हैं और उन विभिन्न फर्मों को मिला करके उद्योग का निर्माण होता है। किसी भी वस्तु की कीमत और उत्पत्ति की मात्रा का निर्धारण पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्म यानी इंडस्ट्री के द्वारा किया जाता है और फर्में जो हैं वह प्राइस टेकर होती हैं, प्राइस मेकर नहीं होती हैं। इसका मतलब ये है कि एक बार उद्योग के द्वारा जो भी कीमत वस्तु की मांग और पूर्ति की सहायता से तय कर दी जाती है, प्रत्येक फर्में उन कीमतों को दिया हुआ मान लेती हैं और उसी कीमत पर वस्तु की चाहे जितनी मात्रा को वे बेच सकती हैं। कोई भी फर्म कीमत पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं डाल सकती हैं। अब हम पढ़ते हैं पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्म के पदार्थ का मांग वक्र। एक व्यक्तिगत फर्म के पदार्थ का मांग वक्र बाजार में प्रचलित कीमत पर पूर्णतया लोचदार होगा। पूर्णतया लोचदार मांग वक्र यह व्यक्त करता है कि फर्म का पदार्थ की कीमत पर कोई नियंत्रण नहीं है और वह प्रचलित कीमत पर जितनी चाहे उतनी मात्रा में वस्तु को बेच सकती है। यदि फर्म कीमत में थोड़ी सी भी वृद्धि करती है तो इसके समस्त ग्राहक इसे छोड़कर चले जाएंगे। इसलिए फर्म कीमतों में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकती है। जैसा कि इस रेखा चित्र में आपको दिखाई दे रहा है कि फर्म का मांग वक्र ओ एक्स एक्सिस के समानांतर एक पड़ी हुई रेखा के रूप में होता है और इसे हम पूर्णतया लोचदार मांग वक्र भी कहते हैं। लीजिए अब हम फर्म के साम्य के बारे में पढ़ते हैं। हम फर्म के अल्पकालीन और दीर्घकालीन साम्य के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम फर्म के अल्पकालीन साम्य के बारे में पढ़ते हैं। अल्पकाल में पूर्ण प्रतियोगिता फर्म को अधिसामान्य लाभ, सामान्य लाभ या हानि हो सकती है, परंतु फर्म की हानि का मान कुल स्थिर लागत यानी TFC से कम होना चाहिए, अन्यथा फर्म उत्पादन को बंद कर देगी। चूँकि पूर्ण प्रतियोगिता फर्म कीमत को प्रभावित नहीं कर सकती, इसलिए उसका कुल आगम वक्र मूल बिंदु से एक सरल रेखा की आकृति के रूप में होता है। कुल लागत वक्र मूल बिंदु से ऊपर y अक्ष से प्रारंभ हो रहा है, क्योंकि उत्पादन शून्य होने पर भी फर्म को TFC के बराबर लागतें वहन करनी पड़ती हैं। इस रेखा चित्र में आपको TFC और TC वक्र के द्वारा फर्म के
साम्य के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ टीसी और टीएफसी वक्र जहाँ एक दूसरे को काटते हैं वहाँ पर नो प्रॉफिट नो लॉस की स्थिति होती है, और जो बीच का एरिया है जहाँ टीसी वक्र ऊपर दिखाई दे रहा है और टीआर वक्र नीचे दिखाई दे रहा है, ये स्थिति वक्र के दाईं और बाईं ओर विद्यमान है। और जो बीच का भाग है जिसमें रेवेन्यू यानी टीआर वक्र ऊपर है और टीसी वक्र यानी कुल लागत वक्र नीचे है, ये स्थिति फर्म के लाभ को प्रदर्शित करती है। जिस स्थान पर टीआर और टीसी वक्र के मध्य अधिकतम दूरी होती है वह स्थान अधिकतम लाभ की मात्रा को प्रदर्शित करता है। फर्म के साम्य को हम दो विधियों से पढ़ सकते हैं, टीआर बराबर टीसी मेथड और एमआर बराबर एमसी विधि। नीचे आपको जो वक्र दिखाई दे रहा है यह है एमआर बराबर एमसी विधि के द्वारा कीमत के निर्धारण को बताता है, और इस कंडीशन में दो शर्तों का पूरा होना जरूरी है। पहली शर्त है कि एमआर वक्र को एमसी वक्र काटे यानी स्पर्श करे, और दूसरी स्थिति यह है कि एमसी वक्र एमआर वक्र के स्पर्श बिंदु के तुरंत पश्चात ऊपर की ओर बढ़ता हुआ होना चाहिए। ऐसा होने पर ही एक फर्म साम्य की स्थिति में कहलाएगी। लीजिए अब हम फर्म के विभिन्न प्रकार की स्थितियों को इस रेखा चित्र के माध्यम से पढ़ते हैं। इस रेखा चित्र में आपको एक साथ में शॉर्ट टर्म मार्जिनल कॉस्ट कर्व, शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट कर्व और एवीसी वक्र दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ एआर वक्र, एआर बराबर एमआर वक्र भी विभिन्न स्थितियों में आपके सामने यहाँ बनाया गया है, और इसके द्वारा जो है 4 प्रकार की कीमतों का निर्धारण P1, P2, P3 और P4 आपके सामने दिखाया जा रहा है। इन चारों पैरेलल कीमतों के संदर्भ में मात्राएं भी Q1, Q2, Q3 और Q4 निर्धारित हो रही हैं। लीजिए हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले P1 से। P1 जो प्राइस है उस स्थिति में P1 कीमत पर फर्म को हानि प्राप्त हो रही है। ये स्थिति यहाँ आपको दिखाई दे रही है जो सबसे नीचे AR बराबर MR वक्र पर स्थित है। AR बराबर MR वक्र पर MC वक्र इसे जहाँ काट रहा है वहाँ पर OP1 कीमत और OQ1 मात्रा का निर्धारण हो रहा है, और इस स्थिति में हम लाभ और हानि को ज्ञात करने के लिए AR और AC वक्र के मध्य दूरी को ध्यान में रखते हैं। यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि AC वक्र ऊपर स्थित है जबकि AR वक्र नीचे स्थित है। इससे स्पष्ट होता है कि इस स्थान पर फर्म को हानि प्राप्त हो रही है। P2 कीमत पर फर्म को हानि प्राप्त हो रही है। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि AC वक्र जो है वह AR वक्र से ऊपर स्थित है। इसी तरह P3 जो बिंदु है, P3 बिंदु को अगर आप गौर से देखें तो इसमें जिस स्थान पर साम्य स्थापित हो रहा है वहाँ पर AR और AC वक्र के मध्य दूरी बिल्कुल भी नहीं है, यानी AC वक्र AR वक्र को स्पर्श कर रहा है, और यह स्थिति सामान्य लाभ की स्थिति कहलाती है। परंतु P4 कीमत को यदि हम देखें तो यहाँ आपको दिखाई देगा कि यहाँ AR और AC वक्र के मध्य जो दूरी है वह ये स्पष्ट कर रही है कि यहाँ AR वक्र ऊपर स्थित है जबकि AC वक्र नीचे स्थित है, अर्थात इस स्थिति में एक फर्म को अतिरिक्त लाभों की प्राप्ति हो रही है। P1 कीमत की यदि हम बात करें तो यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पर AR बराबर MR जो है वह AVC के बराबर है, अर्थात इस बिंदु से नीचे कोई भी फर्म उत्पादन का कार्य बंद कर देगी, और यही बिंदु शट डाउन पॉइंट यानी उत्पादन विच्छेद बिंदु कहलाता है, जहां पर किसी फर्म के द्वारा उत्पादन बंद कर दिया जाता है। कहने का अभिप्राय ये है कि जब तक किसी भी फर्म को अल्पकाल में परिवर्तनशील लागतों की प्राप्ति होती रहती है तब तक फर्म उत्पादन के कार्य को जारी रखती है, लेकिन जब परिवर्तनशील लागतें ही प्राप्त होना बंद हो जाती हैं तो उस स्थिति में कोई भी फर्म उत्पादन का कार्य करना बंद कर देती है, और इस स्थिति को हम
शट डाउन पॉइंट कहते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में दीर्घकाल में फर्म सामान्य लाभ प्राप्त करती है और उस स्थिति में एक फर्म प्रतिनिधि फर्म या अनुकूलतम फर्म भी कहलाती है। क्यों? क्योंकि इस स्थिति में फर्म जो उत्पादन करती है वह एवरेज कॉस्ट के न्यूनतम स्तर पर होता है, अर्थात फर्में जो है वह न्यूनतम औसत लागत पर उत्पादन कार्य संपादित करती है और ये स्थिति केवल पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में ही पाई जाती है और इस स्थिति में पाई जाने वाली फर्म को हम अनुकूलतम फर्म या प्रतिनिधि फर्म के नाम से पुकारते हैं। फर्म का जो अल्पकालीन पूर्ति वक्र है वह सीमांत लागत वक्र का बढ़ता हुआ हिस्सा जो कि परिवर्तनशील लागत यानी एवीसी के न्यूनतम बिंदु से ऊपर होता है वह फर्म का पूर्ति वक्र कहलाता है। यदि हम पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में दीर्घकाल की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कोई भी फर्म केवल सामान्य लाभ की प्राप्ति करती है और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्मों का प्रवेश और बहिर्गमन स्वतंत्र होता है। यही वजह है कि फर्में उद्योग में प्रवेश करके अतिरिक्त लाभों को समाप्त कर देती हैं और किसी भी फर्म को दीर्घकाल में केवल सामान्य लाभ की ही प्राप्ति हो पाती है। थैंक यू।